नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर सबा और आज के हमारे फ्रंट सीट कन्फेशन के नए एपिसोड में मैं फिर हाजिर हूँ हमारे नए गेस्ट के साथ जो जॉब प्लेसमेंट कराते हैं। आज के टाइम पे युवाओं में जॉब को लेकर बड़ी कंफ्यूजन है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जॉब कैसे मिलेगी। क्वालिफाइड लोग घूम रहे हैं लेकिन कहीं जॉब नहीं है। तो ऐसे में आज हम बात करेंगे जॉब से रिलेटेड कुछ मिथ्स के बारे में और किस तरह से हम जॉब हासिल कर सकते हैं। मैं आज आपकी मुलाकात कराऊंगी हसन साहब से जो प्लेसमेंट कराते हैं और इनको तकरीबन 18 साल का तजुर्बा है इस इंडस्ट्री में और अब तक इन्होंने 6000 से ज्यादा जॉब रिक्रूटमेंट्स कराए हैं। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं जॉब से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में और कैसे उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करा जाए और किस तरह से आप अपनी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे अच्छी जॉब पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे हैं हसन साहब? बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए हमें। मैं बहुत अच्छा हूं और मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी बता देता हूं। हम लोग लास्ट 18 ईयर से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। पहले मेरा बैकग्राउंड ये था कि मैंने जॉब भी करी हुई है यूपीटेक में। मैं एज ए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर था। उससे पहले मैंने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम किया है और कुछ दिन मैं पंजाब में भी रहा हूँ, वहां पे भी जॉब करी है जी। ये बताइए आज के समय में युवाओं में जॉब को लेकर सबसे बड़ी मिथ क्या है और जॉब इंडस्ट्री में इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? देखिए, मिथ सबसे बड़ा तो ये है कि लोगों को ये लगता है, कैंडिडेट्स को ये लगता है कि अगर आप कंसल्टेंसी में गए तो इसका मतलब 100% प्लेसमेंट, या किसी कॉलेज से आपने एमबीए एमसीए कर लिया है तो उसका मतलब 100% प्लेसमेंट। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंसल्टेंसी आपको इंटरव्यू टेबल तक पहुंचा सकती है, बट कैंडिडेट को इंटरव्यू क्रैक करना ये कैंडिडेट का काम है। हम आपको इंटरव्यू टेबल तक पहुंचा देंगे, फिर क्रैक करना कैंडिडेट का काम है कि वो निकाल पा रहा है इंटरव्यू कि नहीं निकाल पा रहा। तो ये सबसे बड़ा मिथ है आज के टाइम में लोगों को। आज के समय में डिग्री इंपॉर्टेंट है या स्किल? क्योंकि डिग्री लिए तो सब घूम रहे हैं। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहली चीज, जितने बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, आप इंटरनेशनली बात करें, हम गूगल की बात करते हैं, हम आईबीएम की बात करते हैं, हम एप्पल की बात करते हैं, इनकी आप ऑफिशियली वेबसाइट पे अगर जाओगे और देखोगे तो इन्होंने अपना ग्रेजुएशन का कंपल्शन जो था वो हटा दिया है। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर स्किल्स है, जैसे गूगल ने अपना 6 मंथ का सर्टिफिकेशन स्टार्ट करा है, अगर वो आप 6 मंथ का सर्टिफिकेशन कोर्स है, जैसे उनका एक कोर्स एआई पे है, एक कोर्स यूआई डिजाइनिंग पे है, अगर आपने इस 6 मंथ्स के कोर्स को कर लिया है तो आप डायरेक्ट एलिजिबल हो गूगल में अप्लाई करने के लिए। दूसरी चीज, एप्पल के बारे में मैं बता दूं, उनका मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था एप्पल के टिम कुक का, जो उनके सीईओ हैं। तो उन्होंने एक बात बोली थी आर्टिकल में कि हमारे पास, मतलब एप्पल के पास आज की डेट में 50% से ज्यादा हायरिंग ऐसे कैंडिडेट है जो ग्रेजुएट नहीं है। उनके पास वो पर्टिकुलर स्किल्स है या कोडिंग है या डिजाइनिंग का जो एप्पल को डिमांड है, अगर वो उसके पास है तो डायरेक्ट आप हायरिंग कर सकते हो। उसके लिए ग्रेजुएशन इज नॉट कंपलसरी। तो ये तो हो गई बड़ी कंपनी, ठीक है। लेकिन हम कानपुर में बैठे हैं तो हम यहाँ पर बात करेंगे छोटे शहरों की, क्योंकि छोटे शहरों में मैं देख रही हूँ कि बच्चा एलिजिबल घूम रहा है, सारी डिग्रीज हैं, स्किल्स भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जॉब के लिए वो भटक रहा है। तो आपको क्या लगता है कि छोटे शहरों में जॉब की क्या सिचुएशन है और उसको बच्चा या कैंडिडेट कैसे हैंडल करे? देखिए, सिचुएशन तो थोड़ी सी टफ है, मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल इजी है, बट सिचुएशन थोड़ी टफ है। बट कैंडिडेट के पास डिग्री होने के बावजूद स्किल्स की कमी है। हमारे पास स्किल सेंटर्स की कमी है। आज की कंपनीज डिमांड कर रही है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कानपुर में ही डिजिटल मार्केटिंग का बहुत स्कोप है। आज हर टैनरी वाला डिजिटल मार्केटिंग का कैंडिडेट रख रहा है, ग्राफिक डिजाइनिंग का कैंडिडेट रख रहा है। तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर बच्चे डिग्री पे फोकस ना करके वो एक सिंपल ग्रेजुएशन करें, प्लस उसके साथ इस 6 मंथ्स के कोर्स को फोटोशॉप का, कोरल का, इलस्ट्रेटर जैसा जॉब कर लें, टैली पे कोर्स कर लें, ये कोर्स सिर्फ 6 मंथ्स के हैं। ये कोर्स करने के बाद वो डायरेक्ट एलिजिबल हो जाएंगे और हर कंपनी हायर कर रही है, क्योंकि इसमें डिमांड ज्यादा है, बच्चे कम है। बच्चे मिल नहीं पा रहे कंपनीज को अप टू द मार्क। टैली का तो देखिए मैं मान रही हूँ, क्योंकि टैली का पहले भी स्कोप था और अभी भी है। लेकिन आपने जो कोरल, अडोब की बात करी, फोटोशॉप की, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि एआई के आने से ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए कैंडिडेट रखने से बेहतर है
कि एआई के थ्रू आप अपना पोस्टर या ब्रोशर इजीली डिजाइन कर सकते हैं और बहुत बेहतर डिजाइन कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो डीटीपी वाली जो जॉब्स हैं इन पे संकट आया है एआई के आने से? नहीं, देखिए अभी एआई इतना डेवलप नहीं हुआ है कि आप एआई से बनी हुई डिजाइन और एक को इलस्ट्रेटर से बनी हुई डिजाइन में आप इजीली फर्क कर लेंगे। अभी एआई उतना एडवांस नहीं हुआ है, तो अभी भी स्कोप है। और ना ही देखिए ये सब इंटर रिलेटेड हैं, जैसे मैंने फोटोशॉप, कोरल और ये बताया वीडियो एडिटिंग हो गई, इसमें आने वाले टाइम में बहुत स्कोप है। हर कंपनीज आज चाह रही है कि उसका वीडियो एडिट होकर के थोड़ा सा बेहतर लगे, है ना। तो उस पे और एआई के भी कोर्स हैं, आप एआई के कोर्स करने के बाद भी कंपनीज को उतनी नॉलेज नहीं है। भाई इसको अप्लाई कौन करेगा? अगर कोई फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपना एडवर्टीजमेंट चला रहा है तो उसको अप्लाई कौन करेगा? उसके लिए भी एक कंपनी को एक कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। ओनर तो बैठेगा नहीं उस चीज को कर रहे हैं, तो उसके एम्प्लॉय ही ये काम करेंगे। तो अभी वो टाइम नहीं है, अभी भी इन चीजों में काफी स्कोप है। तो छोटे शहर में आपको ऐसा लगता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग जी या अकाउंटिंग इनका ज्यादा स्कोप है, या और भी कुछ ऐसी स्ट्रीम्स बताइए जहाँ पे बच्चा मतलब इन कोर्सेज को करे तो उसके ज्यादा चांसेस हैं कि उसको जॉब मिल सके? जी कुछ बताइए। हाँ देखिए, पहली चीज तो मैंने बताई, आप फोटोशॉप, कोरल, इलस्ट्रेटर पे कर सकते हैं। दूसरा आप वीडियो एडिटिंग पे जा सकते हैं, टैली पे जा सकते हैं। MIS एक बहुत अच्छी फील्ड है जिसमें एक्सेल पे कमांड चाहिए होता है। एक्सेल, लेटर ड्राफ्टिंग और मेलिंग, इन तीनों चीजों पे कमांड होता है, तो MIS पे जॉब मिलती है। तो वर्ड पैकेज करना है। जी जी, क्योंकि जितनी बड़े कानपुर चूंकि एक एक्सपोर्ट हब है, यहाँ पे काफी एक्सपोर्ट होता है, लेदर इंडस्ट्रीज है, तो इन सबको MIS पे कैंडिडेट चाहिए होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन पे कैंडिडेट चाहिए होता है। एडमिन की जॉब्स होती हैं, ऑपरेशंस की जॉब्स होती हैं, तो इन सब में एक्सेल कमांड पे चाहिए होता है, प्लस लेटर ड्राफ्टिंग और मेलिंग उनको आनी चाहिए। तो ये भी काफी अच्छे स्कोप्स हैं, इसमें आप जा सकते हैं। तो यूपी की अगर हम बात करें, सिर्फ कानपुर की नहीं बात करें, तो आपको क्या लगता है कि फ्रेशर के लिए, एक फ्रेशर के लिए स्टार्टिंग पैकेज क्या होता है? मतलब उसे क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? क्योंकि फ्रेशर्स को समझ में नहीं आता है कि स्टार्टिंग सैलरी क्या होनी चाहिए। तो एक आप आइडिया दीजिए कि ये एक्सपेक्टेशन लेके चलें। देखिए, मैं फ्रेशर्स के लिए खासतौर पे एक बात कहना चाहता हूँ। फ्रेशर्स को इनिशियली सैलरी को ध्यान में रखना ही नहीं चाहिए। उनको सैलरी नहीं ध्यान में रखनी है। पहली जॉब या पहला साल आपको सिर्फ मेहनत करनी है। आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आप सीखने जाते हैं और बल्कि पैसा देते हैं, आप फीस देते हैं, BCA, BBA, MBA करते हैं, बट आप फीस देते हैं और वहां से लर्निंग करते हैं ताकि आपको बेटर जॉब मिले। तो पहली जॉब आप ये मत सोचिए, आप एज ए लर्निंग सोचिए, एज ए इंटर्नशिप समझिए। अब आप देखिए ना, MBA में इंटर्नशिप कंपलसरी है, और अभी तो क्या किया है, सिंपल ग्रेजुएशन में भी मैंने देखा, बीकॉम में हमारे पास बच्चे आ रहे हैं जो कह रहे हैं हमें इंटर्नशिप करनी है, कॉलेज की तरफ से कंपलसरी कर दी गई। तो अब इवन सिंपल ग्रेजुएशन में भी आपको इंटर्नशिप करना जरूरी है, बट वो सिर्फ 45 डेज या 30 डेज की होती है। उतने से काम नहीं बनेगा। कम से कम इंटर्नशिप हमारे हिसाब से 3 मंथ्स की होनी चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट देखिए, बच्चा फ्रेशर होता है। फ्रेशर बच्चे को पता नहीं होता है कि बॉस की डांट का उसको एहसास नहीं होता है। तो पहली चीज तो ये समझे कि ऑफिस में रहना है, कैसे ऑफिस में रहना है, कैसे काम करना है। उसका एक एग्जांपल देता हूँ। बच्चा आया, उसको हमने एक जॉब प्लेसमेंट करा दिया। अब वो बच्चा कह रहा है कि बॉस ने मुझे डांट दिया, तो उसने जॉब छोड़ दी। तो फ्रेशर लेवल पे अगर बच्चा ऐसा करेगा, इसलिए कंपनी डिमांड करती है एक्सपीरियंस कैंडिडेट की। तो मैंने उसको समझाया, वो सीख के आया था, मैंने उसको समझाया, तो उसने सही बात पे तुम्हें डांटा। अगर वो गलत बात पे भी डांटे तो भी तुम्हें सहन करना है। अगर सीखो, बिल्कुल बॉस इज ऑलवेज राइट, एक फेज कहलाता है कॉर्पोरेट में, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो आपको उसको सीखना है कि आप बॉस गलत बात पे भी डांट रहा है, तो आप उसको, आपके अंदर इतनी सहनशीलता हो कि नजरअंदाज करिए, तभी आप कॉर्पोरेट में आप जा पाएंगे। तो पहले साल में फ्रेशर को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, बिल्कुल उसको एज अ लर्निंग फेज लेना है। जी। अब आप इस पे सैलरी पे मतलब कंसीडर नहीं करना है, अभी सैलरी कंसीडर नहीं करना है। इस पे एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। जो CA करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जाते हैं, तो आधा CA जब कंप्लीट हो जाता है, CA इंटर जब हो जाता है, तो उनकी एक 3 साल की इंटर्नशिप होती है। दैट इज कंपलसरी इन CA। कोई भी CA होगा तो वो 3 साल की इंटर्नशिप इज कंपलसरी, और वो किसी CA के अंडर में होती है। तो CA उसको स्टाइपेंड कितना देते हैं, आप बताइए कितना देते होंगे? 4-5 हज़ार।
जी, हाँ 4,000 का फिक्स है, हाँ 4,000 मंथली स्टाइपेंड मिलता है, 3 साल तक एक अंडर सीए उस पे काम हाँ, करता है, क्योंकि वो तो सिखा रहा होता है। सिखा रहा होता है कि वही असली लर्निंग है जो उसने इस 3 साल में काम करा, इतनी पढ़ाई करी, उसके बाद उसने 3 साल एज ए सीए के अंडर में काम किया है, उसके बाद वो फाइनल एग्जाम देगा, तब वो सीए बनेगा। तो सीए सॉरी इंटर्नशिप इतनी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे वकालत करके होती है ना कि जी, जी। आपको किसी वकील के अंडर इंटर्नशिप करनी है करनी क्योंकि इंटर्नशिप करके ही आप सीखते हैं। भाई जी। मेडिकल फील्ड में भी ऐसी है, आपको साल 2 साल इंटर्नशिप करनी जरूरी है, हर एमबीबीएस के बाद हाँ, आपको इंटर्नशिप करनी करनी है है। अब। तो हमारा कहना है कि गवर्नमेंट को या कॉलेजेस को एक इस पे बहुत फोकस करना चाहिए कि वो पढ़ाई के साथ बच्चों को इंटर्नशिप कम से कम 3 मंथ्स की, कम से कम 3 मंथ्स की इंटर्नशिप पे जरूर भेजे, ताकि उसको रियल एग्जाम्पल प्रैक्टिकल नॉलेज हो, क्या कंपनी में डिमांड है। राइट। हमारे पास एमबीए के बहुत से बच्चे आते हैं, क्योंकि हमारा रिक्रूटमेंट फील्ड है, तो एमबीए के बहुत से बच्चे आते हैं। अच्छा, जो जिनको जाना ही एचआर में है, तो वो चाहते हैं कि आप सर हमें रख लो, हमें पे मत करना, बट हमें सिखा दो। वो सीखने के लिए बहुत जोर देते हैं, क्योंकि उनको आगे एचआर में ही जाना होता है। आपने इंटर्नशिप की बात करी कि गवर्नमेंट को कंपलसरी कर देना जी। चाहिए। बहुत सारे कोर्सेज में कंपलसरी है, जैसे आप एलएलबी को कर लीजिए, जी। क्योंकि मैंने एलएलबी करा था। जी। जब एलएलबी का लास्ट सेमेस्टर होता है तो उसमें इंटर्नशिप है, लेकिन कानपुर का जो हाल है, चाहे वो अच्छा कॉलेज हो, प्राइवेट हो, या वो अच्छा एडेड कॉलेज जी, हो, जी। इंटर्नशिप मुझे लग रहा है 1-2% ही बच्चा करता है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चा पास हो रहा है और उसको डिग्री मिल रही है। जी। तो गवर्नमेंट के लेवल से बहुत सारे कोर्सेज में इंटर्नशिप है, जैसे बीएड को भी अगर आप देखें तो उसमें टीचिंग कराते हैं वो कंपलसरी, जी, internship जी, में। कराते हैं। लेकिन वही है ना कि कॉलेजेस करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं, बच्चा पास करे दे रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम की भी खराबी है। जी, बिल्कुल। देखिए, इसीलिए और बच्चे की भी खराबी है कि बच्चा सीरियसली नहीं ले रहा, बच्चा सीरियस उसको नहीं ले डिग्री रहा चाहिए है, बस, उसको डिग्री चाहिए, वो उस चीज को समझ ही नहीं रहा वो है, उसकी वैल्यू नहीं समझ रहा। वैल्यू नहीं समझ रहा। अब आपको मैं बताऊं, इंटरव्यू के टाइम पे सीवी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन एक एमबीए स्टूडेंट से उसकी इंटर्नशिप से पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आपके सीवी से, आपके इंटर्नशिप से पूछे जाएंगे, ताकि उसमें जो लिखा है आपने क्या करा है पिछले 45 दिन में, अगर इसमें आपने कुछ फाइंडिंग्स करी हैं, क्या करा है, तो उसी से रिलेटेड, क्योंकि एक फ्रेशर से आप क्या क्वेश्चन पूछ सही लोगे, बात है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं समझ रहा है। वैल्यू नहीं समझ तो रहा। पहले तो अगर आप अभी सीख रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, और आप ऐसा सोच रहे हैं अभी अगले साल या 2 साल है आपको जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, तो इस चीज पे ध्यान दीजिए कि इंटर्नशिप आपको करनी है, उसको आपको ओमिट नहीं करना है। आपको ये लग रहा है कि बगैर इंटर्नशिप के भी मुझे डिग्री मिली जा रही है, तो मिल जाएगी आपको डिग्री, लेकिन आपके पास वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आएगी जिसकी कंपनी को तलाश कर रही है। जी। तो आप कोई भी चीज अगर सिलेबस में आपके है, तो उसको आप ये सोच के नजरअंदाज मत करिए कि अरे इसके बगैर भी तो मैं पास हुआ जा रहा हूँ। अगर आप अपनी जॉब को लेकर सीरियस हैं, सिर्फ डिग्री चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जॉब चाहिए तो प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इस पर ध्यान दीजिए। ये बताइए कि जब बच्चा जॉब के लिए अप्लाई करे तो उसके रेज्यूमे में क्या होना चाहिए और किन चीजों को उसे रेज्यूमे में इंक्लूड करना अवॉइड कर देना चाहिए? देखिए, कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ, लोग आज की डेट में समझते हैं रिज्यूमे जितना बड़ा उतना अच्छा रिज्यूमे, तो ऐसा कुछ, ये भी एक मिथ है कि इसका कोई मतलब नहीं होता आप 4 पेज का रिज्यूमे बनाएं। सबसे पहली चीज तो आपको रिज्यूमे शॉर्ट रखना है, टू द पॉइंट चीजें बतानी है, ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं करनी है। बहुत से लोग ग्रामर बहुत मिस्टेक कर देते हैं। कुछ लोग ईमेल आईडी, मैं बताऊं कुछ कैंडिडेट्स की मैं पढ़ रहा था, कूल, हाँ, ये नहीं होनी चाहिए, थोड़ी प्रोफेशनल होनी मतलब चाहिए। आप हाँ, लगे आप सीरियस हैं, बिल्कुल सीरियस बिल्कुल, हैं। आप हाँ, ऐसी ईमेल आईडी डाल रहे हो, जॉब के लिए जा लग रहे रहा हो, आप सीरियस नहीं। बिल्कुल सीरियस नहीं है, आप कूल, किंग, इस तरह की ईमेल आईडी डाल रहे हैं। तो सबसे पहली चीज इसमें इसको आपको हटाना है सीरीज। ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होने चाहिए। एक चीज, एक इन्फॉर्मेशन को 2 बार नहीं लिखना होता। कई बार लोग एड्रेस ऊपर लिखते हैं, नीचे भी एड्रेस लिख देते हैं। अच्छा, ग्लोबली क्या होता है, कंपनीज को जब तक एड्रेस, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ये नहीं लिखी जाती, बट इन कानपुर इट्स कंपलसरी। आप ये मान के चलिए, कंपनी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होती है ये जानने में आप कहाँ रहते हैं। दूसरी चीज ये जानने में आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। तीसरी चीज आपके सिबलिंग्स या फादर मदर क्या है। मतलब इतना इन्फॉर्मेशन इज कंपलसरी इन कानपुर, क्योंकि कितनी दूर से डिस्टेंस आ रहा है बच्चा। अब कोई बच्चा जाजमऊ रहता है, हम उसको जॉब दादा नगर की बताएंगे तो उसके लिए काफी डिस्टेंस होगा। और कानपुर में सैलरीज उतनी अच्छी नहीं है इन कंपेरिजन टू बिग सिटीज की। कानपुर में सैलरीज अच्छी नहीं है, बच्चा कितना ट्रैवल करके जाएगा, उसको 1 घंटा जाना 1 घंटा आने में लगेगा, तो एक तो टाइम वेस्टेज, ऊपर से सैलरी कम। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि सीवी में। दूसरी चीज जो सीवी में रखना है
शॉर्ट बनाना है सीवी, टू द पॉइंट चीजें लिखनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप करियर ऑब्जेक्टिव लिखें, एक्सपीरियंस लिखें, तो एक्सपीरियंस के नीचे आप 3 से 4 पॉइंट में उसको एलिबोरेट करें। जैसे मान लीजिए मैं एक एचआर हूं, एचआर की फील्ड में मैंने कहाँ पे काम किया है और क्या क्या काम करता था। मैं रिक्रूटमेंट करता था, मैं पोर्टल्स पे काम करता था, मैं लिंक्डइन प्रोफाइल बनाता था, लिंक्डइन प्रोफाइल से रिक्रूट करता था, नौकरी से रिक्रूट करता था। तो उसके 3 से 4 पॉइंट जरूर मेंशन करें। मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज को ज्यादा इंक्लूड नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं, जो मैंने 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस 5 साल में मैंने क्या काम करा, उसको 3 से 4 पॉइंट में छोटे छोटे जरूर अपने रोल को इलोबरेट करें। हाँ बिल्कुल इलोबरेट करें, क्योंकि हर जगह आप पहले नहीं जाओगे। कोई भी मिड लेवल या बड़ी कंपनीज होती हैं, पहले आपका सीवी देखती हैं, आपको नहीं बुलाएंगी। सीवी रिजेक्ट हो जाएगा, आपका सीवी अच्छा नहीं बना होगा तो सीवी रिजेक्ट हो जाएगा। तो उनको, और सिर्फ एक अच्छा एचआर 7 से 8 सेकेंड ही सीवी देखता है आपका 4 पन्ने का सीवी कोई नहीं देखेगा। वो एक नजर मारेगा कि इसने क्या करा हुआ है, कहाँ पे काम करा है, कितने साल काम करा है। तो उसमें आपको टू द पॉइंट चीजें लिखनी होती। तो सीवी आपका शॉर्ट हो, टू द पॉइंट हो, और सीवी से ये एक आइडिया लग रहा हो कि आप सीरियस कैंडिडेट हैं जी। मतलब आपको उसमें अपने प्रोफाइल को हल्का नहीं दिखाना है, आपको दिखाना है कि आप जॉब के लिए सीरियस हैं, और अगर आपने कहीं जॉब करा है तो अपने उस रोल को वहां पर इलैबोरेट भी कर दें जो आपने परफॉर्म किया हुआ है। जॉब फेयर मैं देख रही हूँ कानपुर में बहुत लग रहा है जी, कॉलेजेस लेवल पे भी लग रहे हैं, और आपकी एएमपी के थ्रू भी आप लोग लगवा रहे हैं। जॉब फेयर में कैंडिडेट बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन असली रेशियो क्या है कि कितने लोगों को जॉब मिलता है और कितने कैंडिडेट जो जॉब फेयर्स में आते हैं वो आपको लगता है कि हाँ वो एलिजिबल कैंडिडेट है, या ज्यादातर कैंडिडेट आपने ऐसे देखे हैं कि बस जॉब फेयर में आ रहे हैं लेकिन बहुत सारी कमियां उनमें हैं, तो आप लोग उनको कैसे गाइड करते हैं? देखिए, जॉब फेयर तो हम लोग काफी टाइम से लगा रहे हैं। पिछले 5 सालों से हम लोग एक एनजीओ के साथ कोलैबोरेशन में मिलके काफी जॉब फेयर्स लगा रहे हैं। हमने डीजी कॉलेज में जॉब फेयर लगाया, हलीम कॉलेज में लगाया, आईफा प्लेसमेंट ने मिल करके, और आपके यतीम खाने में लगाया, एमएचएम पब्लिक स्कूल में। मतलब हर रेगुलर अगर देखा जाए तो 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ में लगभग एक जॉब फेयर हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, और काफी अच्छा रिस्पांस है। बट रिस्पांस तो अच्छा है, लोगों की भीड़ आ रही है, लोग आ रहे हैं, बट द थिंग इज कि उसमें प्लेसमेंट नहीं हो रहे, प्लेसमेंट रेशियो बहुत कम है। पहली चीज, हमने कई बार बाहर की कंपनीज भी बुलाई, मुंबई की बुलाई, बैंगलोर की बुलाई। ये बेसिकली प्लांट्स होते हैं जिनको 10th पास, 12th पास या ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट होती है, आईटीआई कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। वहां बच्चा जा नहीं रहा है, यहाँ कंपनी ने तो सेलेक्ट कर लिया। अब अच्छा, वो सैलरी भी ठीक दे रहे हैं, वो 18,000 16,000 का स्लैब दे रहे हैं, बीइंग ए फ्रेशर, बीइंग हाई स्कूल के बाद कानपुर में क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शंस नहीं है, बट कैंडिडेट जा नहीं रहा। दूसरी चीज, कैंडिडेट का रेशियो जो कानपुर में जॉब है उसका भी बहुत कम है। हमारे इवेंट में मान लीजिए 1000 बच्चा आया एक इवेंट में, तो सेलेक्ट सिर्फ 10% बच्चे ही हो रहे हैं, 5% बच्चे ही हो रहे हैं। उनके पास वो स्किल्स नहीं है जो कंपनी को रिक्वायर्ड है। इन दोनों के बीच में एक गैप है। इस गैप को अगर हम कम करेंगे तो डेफिनेटली सिलेक्शंस हमारे बढ़ेंगे। तो आपने जो ये देखा, ये एक गैप है, इस गैप को कम करने के लिए क्या करना होगा और आप लोग किस तरह से उस पर कोशिश कर? देखिए, हम लोग ने इवेंट से पहले, चूंकि पहले हम लोग ने इवेंट कराया तो रेशियो तो बहुत ही खराब था, तो उसको देखते हुए फिर हम लोग ने जब नेक्स्ट इवेंट प्लान करा, जॉब फेयर प्लान करा, उससे पहले हम लोग ने 3 सेशंस रखे अलग अलग जगहों पे, ऑफलाइन सेशंस रखे, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन। हमने एक जगह बता दी कि ये अगर इवेंट हमारा ये 25 तारीख को है, तो हमने 20 तारीख को, 18 तारीख को, 16 तारीख को एक इवेंट प्लान करा कि आप यहाँ पे आइए, हम आपको बताएंगे रिज्यूम कैसे बनाया जाएगा, कैसे आपको कमरे में एंट्री करनी है, आई कांटेक्ट बनाना है, या जो जो चीजें इंटरव्यू के लिए जरूरी होती है हमने उनको गाइड करा। बट अब उसमें देखिए बच्चों का रेशियो बहुत कम। हमने एक ट्रेनर को हायर करा, हमारी तो कॉस्टिंग आई, हमने सबको हायर करा, हमने स्पेस का जगह रखा, बच्चे बहुत कम आए। इवेंट वाले दिन तो बहुत बच्चे आए, बट वो ट्रेनिंग लेने के लिए बच्चे नहीं आ रहे, जबकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी। इवेंट हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, हम लोग किसी तरह का कोई चार्ज नहीं करते हैं किसी भी इवेंट में। इवन नो रजिस्ट्रेशन और नो मतलब सिलेक्शन के बाद कोई सैलरी कुछ नहीं लेते हैं, बट फिर भी बच्चे उसमें टर्न अप नहीं हुए। अगर वो बच्चे आते, इवन हम आपको बताएं कुछ कंपनीज का फीडबैक आया कि बहुत से बच्चे मतलब ड्रेस, प्रॉपर ड्रेस नहीं पहने, कुछ कुर्ता पजामा पहन के आ गए, है ना, शूज नहीं पहने, चप्पल पहन के स्लीपर्स में इंटरव्यू देने आ गए। तो ये चीजें बहुत कंपनी मायने रखती हैं। ऐसे बच्चे अगर एलिजिबल हो भी तो भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है जी। तो
प्रॉब्लम ये है कि बच्चा जॉब चाह रहा है, लेकिन जॉब के लिए वो अपने आप को प्रॉपर्ली प्रिपेयर नहीं कर रहा। जी बिल्कुल, या वो प्रिपेयर नहीं कर रहा, दूसरा वो स्किल्स अगर मैंने बता दिया है तो कम से कम उस स्किल्स को वो प्रिपेयर कर ले। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों में या कैंडिडेट्स जी। में थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है और थोड़ा वो नर्वस भी हो जाते हैं। कई बार होता है कुछ बच्चे अच्छे हैं बात करने में भी, प्रेजेंट करने में भी, लेकिन जब जहाँ पर आता है इंटरव्यूअर को फेस करने की तो वो नर्वस हो जाते हैं। और बहुत सारे बच्चों में काबिलियत है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इसके लिए टिप्स दीजिए कि अगर इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं तो क्या करें जिससे कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, और नर्वस अगर हो रहे हैं तो उस नर्वसनेस को कैसे हैंडल करें? देखिए, नर्वस अगर बच्चा हो रहा है तो इसीलिए मैंने पहले ही बोला था, अगर नर्वस तब होगा जब उसको नॉलेज नहीं होगी। नॉलेज नहीं होती है तो आप नर्वस होगे कि इंटरव्यूअर क्या पूछ ले। अगर आप उसको प्रिपेयर करके जाओगे तो आप नर्वस, आधा नर्वस आपका खत्म हो जाएगा, है ना। तो दूसरी चीज, आप अगर एक क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में, मेनली इंटरव्यू शुरू होता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ से। 80% मैंने देखा है लोग इसी से इंटरव्यू शुरू करते हैं, अपने बारे में कुछ बताइए। इनिशिएट इसी से होता है। अब बच्चे ने तैयारी नहीं करा है, एक 4 लाइन 6 लाइन का एक मैटर होता है, आप उसको इंग्लिश में तैयार कर लो, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, आप बताइए कि अगर इंटरव्यूअर पूछता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो बच्चे को वो क्या 4-5 पॉइंट है जो बताने चाहिए? देखिए, इसमें सबसे पहले चीज आपको अपना नाम बताना है, लास्ट क्वालिफिकेशन बतानी है, आपके पास एक्सपीरियंस है, 3rd नंबर पे आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा, 4थे पे आपका फैमिली बैकग्राउंड, और लास्ट में चाहो तो आप हॉबीज बता दो। बस ये 5 चीजें जानने को इंटरेस्टेड होता है। एक इनिशिएट हो जाए, इंटरव्यू शुरू कैसे होगा, फिर वो एक फ्लो बनता है, फिर वो इंटरव्यूअर आगे की चीजें पूछता है। अब आप बहुत से लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स नेम बताने लगते हैं, अपना हाई स्कूल 10 12 बताने लगते हैं। जब आप ग्रेजुएट हो तो इट मींस कि आप इंटर हाई स्कूल है, तो आपको इंटर हाई स्कूल की बताने की जरूरत ही नहीं है। पेरेंट्स नेम के लिए इंटरेस्टेड नहीं होता, आपके पेरेंट्स और सिबलिंग्स कितने हैं, दैट्स इट। आपको सिर्फ इतना बताना है। और अगर वो ज्यादा जानना चाहेगा तो आपसे खुद ही पूछेगा। जी जी। और नर्वस होने का जो आपने एक क्वेश्चन करा था, मैं एक बात और ऐड करूंगा कि नर्वस तब होता है जब आपको नॉलेज नहीं होगी। अगर आपने जो मैंने बताया था इंटर्नशिप आप कर लोगे तो आपकी नर्वसनेस अब ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। आपको चीजें पता होंगी, क्या पूछेगा ये तो मैंने करा हुआ है। जो इंसान ने काम करा होता है वो इजिली बता देता है, तो नर्वसनेस उससे ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। तो आपको पहले अपनी स्किल्स बिल्ड करनी है और अपने जो भी जिस सब्जेक्ट में है उसमें कमांड आपको हासिल करना है जी। तो अगर आपको कमांड होगा तो जाहिर सी बात है फिर आप नर्वस नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता होगा मुझसे जो भी कुछ पूछा जाएगा मैं वो जवाब दे दूंगा जी। बिल्कुल। और इंटरव्यूअर यही देखता है कि आपको नॉलेज है या नहीं है। तो आप अपनी नॉलेज पे काम करिए और अपने प्रेजेंटेशन पे काम करिए, और बाकी किस तरह से इंटरव्यू को हैंडल करना है इसकी कुछ टिप्स पहले से समझ के जाइए, तो फिर आप अच्छे से अपने इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। इसमें हम उनकी हेल्प कर सकते हैं जो बच्चे हमारे पास आने चाहें आपके चैनल के माध्यम से। मैं यहाँ पर हसन साहब का नंबर शेयर कर दूंगी, तो किसी को प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप इनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ये प्लेसमेंट भी कराते हैं तो आप इनसे आके मिल भी सकते हैं। अच्छा, लड़कियों में हम देखते हैं कि लड़कियों ने ग्रेजुएशन कर लिया या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया जी, तो ज्यादातर वो टीचिंग की तरफ उनका रुझान रहता है, क्योंकि उनकी फैमिली भी उसी में ज्यादा इंटरेस्ट लेती है कि तुम टीचिंग कर लो, बाकी में वो ज्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रहे होते, तो लड़कियां भी टीचिंग में जाना चाहती हैं। तो कानपुर में स्कूल्स में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लड़कियों के लिए टीचिंग जॉब में क्या स्कोप है? देखिए, टीचिंग में बड़े स्कूल्स में तो ठीक है, अगर वो बड़े स्कूल्स बीएड और टेट वगैरह मांगते हैं, बट जो छोटे स्कूल्स हैं वहाँ सैलरीज बहुत कम होती है। तो एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है कि मतलब हेडर्ड और एसएमसी से पढ़े हुए बच्चों को भी उनके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग सैलरीज नहीं मिल रही है इन स्कूल्स। वही अगर वो कॉर्पोरेट में आते हैं, वो कंपनीज में आते हैं, हम काफी बड़ी कंपनीज होती हैं, जितने भी कार के शोरूम्स होते हैं इसमें बैकएंड्स में कई प्रोफाइल्स होते हैं। बैकएंड प्रोफाइल्स में चले जाए, उसमें उनको ऑपरेशंस में काम करना है, उनको एडमिन में काम करना है, कोई कस्टमर डीलिंग नहीं है। उसमें भी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, सिंपल ग्रेजुएट, इंग्लिश एक्सीलेंट मांगते हैं, है ना। तो वो अगर इस इंडस्ट्रीज में आएंगे, इंग्लिश पे काम करना, इंग्लिश अगर उनकी एक्सीलेंट होगी तो बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिसमें सिर्फ आपको बैकएंड में ही काम करना, आपको कस्टमर डीलिंग नहीं करनी है। कि मतलब लोग ये समझते हैं या फीमेल्स ये समझती हैं मैं कस्टमर से इंटरेक्शन करना है, तो उस आपको कस्टमर इंटरेक्शन नहीं करना है। आपको बैकएंड में हम कई जॉब बता सकते हैं। आपका अगर एक्सेल अच्छा हो तो बैक ऑफिस में आता है, MIS में जॉब्स मिल सकती हैं, आपको ऑपरेशंस में मिल सकती हैं, एडमिन में मिल सकती हैं।
इस तरह के कई ऑप्शन हम उनको बता सकते हैं। अपनी स्पोकन इंग्लिश पे आपको काम करना है। स्पोकन इंग्लिश पे काम अगर आप हिंदी मीडियम से भी है ना, जी। तो भी आप ये मत समझिए कि मुझे जॉब नहीं मिल सकती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े थे, लेकिन उन्होंने अपनी स्पोकन इंग्लिश पे काम करा और आज वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं। बिल्कुल। तो इंग्लिश सीखना कोई हुआ नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में ये एक मिथ है माइंडसेट होता है जी। कि इंग्लिश, भैया हम तो इंग्लिश मीडियम में है नहीं तो हम इंग्लिश कैसे बोलेंगे। वैसा कुछ नहीं है, आप इंग्लिश सीख सकते हैं, बस आपके अंदर लगन होनी चाहिए कि मुझे ये चीज सीखनी है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं सीख सकते हैं। तो इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स कर लीजिए, 3 महीने के कोर्सेज होते 3 हैं, मंथ्स का कोर्स होता है। उसके अलावा नेट पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, बहुत सारे वीडियो क्लासेस हैं, आप वो ज्वाइन करिए और अपनी इंग्लिश पे, अपनी वोकैबुलरी पे, अपनी लैंग्वेज पे, अपनी फ्लुएंसी पे काम करिए। तो आप 3-4 महीने में ही इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी। और अगर आपने इंग्लिश अच्छी कमांड कर लिया उसमें, तो बहुत सारे ऑप्शन, हाँ, तो आपके पास ऑप्शन खुल जाएंगे। बिल्कुल खुल जाएंगे। कई बीपीओस कंपनीज हैं कानपुर में, इवन वो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी देती हैं। अच्छे बीपीओस हैं, सैलरीज अच्छी है। मतलब अच्छा। अगर आप कंपैरिजन करें कि अदर कंपनीज से, तो उन बीपीओस में कानपुर में भी कुछ अच्छे बीपीओस खुल गए हैं जो अच्छी सैलरीज ऑफर कर रही है, और आपको घर से उठाएगी, घर तक छोड़ेगी, आपको कैब फैसिलिटी दे रही है, वन टाइम मील दे रही है। और तो बस टाइम है या नहीं, नाइट, थोड़ा सा इसका ये है, नाइट शिफ्ट है। इंटरनेशनल बीपीओ इंटरनेशनल, जी जी, इंटरनेशनल नाइट में काम करते हैं। बस ये एक ड्रॉबैक है कि वो नाइट शिफ्ट है। तो अगर उसमें बच्चे जाना चाहें, कैंडिडेट जाना चाहें, मेल फीमेल दोनों के लिए रिक्वायरमेंट है, सेफ इन्वायरमेंट होता है, बड़े ग्रुप्स हैं, बस स्पोकन इंग्लिश चाहिए। स्पोकन इंग्लिश चाहिए। तो क्या इनिशियल पैकेज क्या दे रहे हैं बीपीओ? इनिशियल पैकेज आप मान के चलिए, स्टार्टिंग जो बिल्कुल स्टार्टिंग दैट इज 15,000। फिर आपकी डिपेंड करता है, उसमें कुछ स्लैब्स भी होते हैं। अगर उस स्लैब्स में आते हैं तो 18, 20, 25, मतलब उन्होंने हमें जो स्लैब दे रखा है दैट इज 15 to 25। फ्रेशर को भी वो 15 to 25 तक ऑफर कर रहे हैं। फेज मान लें, अगर 10-15 हजार मिल रहा है तो आप 1 साल अच्छे से काम करें, और उसमें प्लस आपका इंसेंटिव्स होते हैं। आपको पिक एंड ड्रॉप, आपका कोई कन्वेंस नहीं लगना है, एक टाइम का वो खाना आपको मील दे रही है कंपनी। तो एक अच्छा, मतलब एक इसको देखा जाए तो 20,000 के अप्रॉक्स उसकी स्टार्टिंग हो रही है, और सिर्फ वो क्वालिफिकेशन 12th मांग रहे हैं। सबसे बड़ी चीज, कोई ग्रेजुएशन नहीं, सिर्फ इंग्लिश पे कमांड होना चाहिए आपका, क्योंकि उन्हें बात करने वाले बस बात करने वाले कैंडिडेट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको थोड़ा सा अपनी स्किल्स पे भी काम करना है। क्वालिफिकेशन तो है, लेकिन स्किल्स होना आज के समय में, स्किल्स बहुत मायने रखता है। पहले का जमाना था कि बस डिग्री हो गई तो काम चल गया। अब आज के टाइम पे सिर्फ डिग्री लेकर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको अपनी एक्स्ट्रा स्किल्स पे काम करना है। बहुत सारे कोर्सेज नेट पे भी अवेलेबल है, जैसे अभी हसन साहब ने बताया कि एआई के कोर्सेज हैं, इसका बड़ा स्कोप है इस वक्त। तो आप एआई के कोर्सेज कर लीजिए, ऑनलाइन हो रहे हैं, वर्कशॉप हो रही है 15 दिन। देखिए, गूगल के भी सर्टिफिकेशन कोर्स हैं। कई लोग अपने पर्टिकुलर भी कोर्सेज चलाते हैं, विप्रो भी कोर्स चलाता है, कई लोग ऐसे कोर्सेज चला रहे हैं। बस वो 6 मंथ्स का कोर्स करिए, ऑनलाइन ही उसका एग्जाम दीजिए, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अपना कोर्स, आपके अंदर ये भी तो लगन होनी चाहिए कि मुझे सीखना है। सिर्फ डिग्री लेके घूमने से जॉब आज के समय में नहीं मिलेगी, कंपटीशन बहुत, और जो बेहतर है जॉब उसी को मिलेगी, वरना जॉब नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा ये भी एक आइडिया दीजिए कि अगर जॉब नहीं हासिल कर पा रहे, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत ट्राई भी कर लेते हैं, उसके बाद भी उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? देखिए, जॉब नहीं मिल रही है तो पहली चीज तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जॉब नहीं मिले, वो हमारे पास आए, हम उनको हमारा काम ही यही है उनको जॉब प्रोवाइड करना। ठीक है, तो हम उनको गाइड करेंगे, और फिर भी अगर नहीं मिल रही है तो वो अपना बिजनेस छोटा सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से बच्चे, आप सोचिए 6 महीने का कोर्स करने के बाद ये फोटोशॉप, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फोटोशॉप, कोरल, इलस्ट्रेटर सीखने के बाद अपना घर पे काम कर रहे हैं। फीमेल्स वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं। इवन हमारे पास बहुत सी कंपनीज कहती हैं कि हमें अपने ये रोज कोई मेरा एक डिजाइन बना दे और कुछ चार्ज ले ले, तो हम उनको रिफर कर देते हैं ऐसी जगहों पे। तो आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग आप घर बैठे कर सकते हैं कि भाई एक वीडियो एडिट करने में 2 से 3 घंटा लगता है, तो आप घर बैठे, फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है कि आप घर बैठ करके ही इस तरह के काम कर सकते हैं। बट उस पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको महारत हासिल हो, वीडियो एडिटिंग करना आपको बहुत अच्छे से आता हो, तभी कंपनीज आपको काम दे सकती है। तो आप बिजनेस की तरफ मोल्ड हो जाएं, क्योंकि आज के समय में ऑप्शंस बहुत हैं। पहले था कि बस 2-4 ही मेन स्ट्रीम जॉब कैटेगरी होती थी, अब ऐसा नहीं है। इस वक्त में बहुत ऑप्शन है और आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी रही जॉब की बात, तो हसन साहब के पास रही है, जिसको जॉब नहीं मिल रही वो उनको जॉब भी दिलाएंगे और कोई फीस नहीं चार्ज कर रहे हैं। ये आपको ये भी बता देंगे कि किस तरह से आप अपने सीवी को इम्प्रूव करें, अपने आप को इम्प्रूव करें कि आपको जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाए। चलते चलते हमको ये बताइए कि आप इस करियर में, इस पूरे
टेन्योर में कभी आपको ऐसा लगा कि चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई, ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई और फिर आपने किसी तरह से पॉजिटिवली उनको हैंडल करा और आप आगे बढ़े? ये आप इसलिए बताइए ताकि युवाओं को ये मोटिवेशन मिले कि हर इंसान की लाइफ में ये मुश्किलें आती हैं, चाहे वो एस्टैब्लिश हो, चाहे वो फ्रेशर हो। जी, लेकिन उन मुश्किलों को हमें पॉजिटिवली हैंडल टैकल करके आगे बढ़ना है, हुँ। यही कामयाबी है। देखिए, हमारी लाइफ में एक फेज़ जब हमने ये काम स्टार्ट करा था, मैं जॉब में अच्छी खासी जॉब कर रहा था, कॉर्पोरेट में काम कर रहा था, काफ़ी अच्छा पैकेज वगैरह भी था, एवरीथिंग इज़ गुड। बट फिर मुझे कहीं न कहीं लगा कि क्यों ना अपना काम स्टार्ट करा जाए। जो काम हम दूसरे के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो हम अपनी करें, अपनी मेहनत करेंगे, हमें उतना बेनिफिट होगा जितनी हम मेहनत करेंगे। तो ये काम जब हमने स्टार्ट करा, एक फ्रेंड के साथ, हमारे मित्र आलोक रंजन थे, उनके साथ मिलके ये काम हमने स्टार्ट करा था। तो हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करी शुरुआत में, बट 5-6 महीने बाद ऐसा लगने लगा कि लग रहा है ये डिसीजन गलत हो गया, क्योंकि इनिशियल स्टेज थी, कुछ पता नहीं था इस इंडस्ट्री के बारे में कि कैसे क्या करना है। हम लोग बहुत मेहनत करते थे, खुद ही सारे काम करते थे। हाँ। उस टाइम पे तो शुरू स्टाफ, में तो सब करना हाँ, ही आज होता हमारे था। पास 10 लोगों का स्टाफ है, हाँ, बट शुरुआत में तो खुद हम ही सब कुछ हाँ, काम करते थे, हम ही बहुत असर मार्केटिंग लगा करते थे, हाँ। हम ही काउंसलिंग करते थे, हम ही कंपनीज में जाते थे, सारे काम हम लोग करते थे, हम 2 लोग मिलके करते थे। तो बट 5-6 महीने बाद फिर हम लोगों ने 5 महीने बाद एक काउंसलर्स को भी हायर करा। इवन उसको सैलरी देने तक के पैसे नहीं बचते थे, क्योंकि भाई ऑफिस था, रेंट था, हर चीज थी। तो बस हमें 6 महीने बाद ये लगने लगा था कि लग रहा है ये गलत डिसीजन हो गया, बट समहाउ हम लोग टिके रहे। हम लोगों ने 2-3 नेक्स्ट और महीने बहुत मेहनत, और देखिए ईमानदारी के साथ मेहनत अगर आप करते रहेंगे ना, तो रिजल्ट डेफिनेटली और मिलना है। कंसिस्टेंसी बहुत जी, जरूरी है। कंसिस्टेंसी हमने लगातार 9 महीने, हमें रिजल्ट मिलना शुरू हुआ 9 महीने के बाद। करीब 9 से 10 महीने हो गए थे तब हमें इस पे रिजल्ट मिलने लगे। तो समहाउ हम टिके रहे। अगर हम वहां छोड़ देते तो आज हम भी जॉब कर रहे होते, इतने लोगों को प्लेस नहीं करा पाते। तो हम लोग टिके रहे, रुके रहे और मेहनत लगातार करते रहे ईमानदारी के साथ। तो फिर चीजें आसान होती गई, और आज ये कि आईफा का नाम आप हाँ। कानपुर में देखेंगे, हर आदमी जानता है। अगर प्लेसमेंट कंसल्टेंसी की बात करेंगे तो इवन हर आदमी इसके बारे में नॉलेज है उसको। तो इनकी कहानी से ये इबरत मिलती है कि हमको डटे रहना है। मुश्किलें देखिए सबकी जिंदगी में आती हैं और जब हम कुछ शुरू करते हैं ना तो उसमें बड़ी रुकावटें और बड़ी मुश्किलें और बड़ी परेशानियां आती हैं। तो एक तो तरीका ये है कि हम उन मुश्किलों से घबरा जाएं और हम अपनी फील्ड ही बदल दें, और एक तरीका ये है कि हम डटे रहें, टिके रहें और हम कोशिश करते रहें। देखिए इनको 9 महीने लग गए चीज़ों को सही करने में और उसमें स्टेबिलिटी लाने में। तो ये ज़रूरी है कि हमको मुश्किलों से घबराना नहीं, मुश्किलें आएँगी और हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं। तो जॉब अगर आपको नहीं मिल रही है, तो मुश्किलें आ रही हैं, तो घबराइए नहीं, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है। जैसे कि हसन साहब ने कहा जॉब हैं, बहुत जॉब हैं। हो सकता है कि आप सही से ढूँढ नहीं पा रहे हो या कुछ स्किल्स की आपके पास कमी है। तो आप इनके पास आइए, ये आपकी वो स्किल्स इम्प्रूव कराएँगे और आपको जॉब दिलाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड सबके बहुत काम का रहेगा और जॉब से रिलेटेड जो इस वक्त बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम को युवाओं में सॉल्व करने में ये मददगार साबित होगा। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। अगले एपिसोड में अगले गेस्ट के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए